हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग समीकरण को, एक चर वाले रैखिक समीकरण को और दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ चुके हैं। आज हम लोग जो तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पहले समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके चैप्टर का नाम है। दो चर वाले रैखिक समीकरण तक हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले समीकरण को समझे थे, फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझे थे और उसके बाद फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ गए। आज हम लोगों को चर्चा करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो समझा हुआ ही है, सिर्फ क्या बच गया, युग्म। युग्म को समझ जाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझ जाइएगा, ठीक ना। वैसे इतना आसान नहीं है, बस ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि युग्म को समझ जाइए। युग्म मतलब क्या होता है बताइए। युग्म मतलब जोड़ा। जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, यदि आप मार्केट जाइएगा कलम खरीदने के लिए तो आप एक कलम खरीद के लाइएगा और उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब आप चप्पल खरीदने जाइएगा तो क्या सिर्फ एक पैर का खरीद के लाइएगा और उसी से काम चला लीजिएगा? जी नहीं। चप्पल जब भी आप खरीदने जाइएगा, जूता जब भी आप खरीदने जाइएगा तो दोनों पैरों का खरीदिएगा, एक पैर का नहीं खरीदिएगा। तो युग्म का मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा में, कोई चीज़ जोड़ा में जो होता है, समझ रहे मेरी बात को। जैसे तो आप कह ही चुके हैं, आप कितना जैसे कहेंगे, अगर पेन चाहिए, कॉपी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम दो कॉपी ही खरीदेंगे, समझ रहे मेरी बात को। अगर हमको आइसक्रीम खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि दो आइसक्रीम ही खाएंगे, एक खाएंगे, एक से भी काम चल जाएगा, दो भी खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन चप्पल जूता अगर खरीदेंगे तो निश्चित है दोनों पैर का खरीदेंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो उसी तरह यहाँ पर भी युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जोड़ा में होगा, युग्म में होगा। एक के बजाय दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहले एग्जाम्पल्स को समझिए, फिर हम इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। जैसे देखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 2x + 3y + 5 = 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर है इसमें, x और y की पावर कितनी है, एक है, तो इसको रैखिक समीकरण कहेंगे, समझ गए। तो यही हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण इस तरह से लिखा हुआ रहे 7x + 5y - 9 = 0, तब इस दोनों को मिलाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, समझ गए। आपको करना क्या है, अपना बुक निकालिए, तीसरा चैप्टर को उल्टाइए, ठीक ना। तीसरा चैप्टर का कोई भी पेज निकाल कर देखिए, आपको जहां पर भी समीकरण मिलेगा दो समीकरण इस तरह से ही लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए। हो सकता है ऐसे आगे पीछे लिखा हुआ हो, इस तरह से लिखा हुआ हो x + y + 5 = 0, इस तरह से कॉमा या सेमीकोलन दे के लिखा हुआ रहेगा 2x - 3y + 1 = 0, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। या तो इस तरह से आगे पीछे करके लिखा हुआ रहेगा या इस तरह से ऊपर नीचे करके लिखा हुआ रहेगा। जनरली इसी तरह लिखा हुआ रहता है। आई बात समझ में। कभी कभी आप देखिएगा कैसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ भी वही मतलब है। ये दोनों मिलाकर, ये अकेले दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये अकेले दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दोनों को मिलाकर, यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। आ गई बात समझ में। तो देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है, ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये कुछ अलग नहीं है। बस इससे पहले जो कल हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, वही रैखिक समीकरण दो ठो अगर एक साथ रहेगा, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ रहे तो उसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं है। आ गई बात समझ में। चलिए अब देखिए ध्यान से, उदाहरण को तो समझ गए, इसके ऊपर और हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए, यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब आप कहिएगा कि नहीं बात समझ में आई, ये क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 कर रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग समझते हैं, इसी को ना कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, कल जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक ना। तो ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है,
इसका क्या व्यापक रूप होता है वो बताइए, या किस तरह के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताइए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए हमको पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी यही चीज एक ठो और होना चाहिए। तो फिर से अगर हम ऐसे करके लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो एक बात बताइए, तो ये ऊपर वाला समीकरण नीचे वाला समीकरण एक ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, वही चीज एक बार और आता है फिर से। तो अगर फिर से हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 1, तो दोनों जगह c की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ अगर दोनों जगह c ही लिख देंगे तो पता चलेगा c की वैल्यू आप 5 कहिएगा कि 1 कहिएगा बताइए आप। c का मान 5 भी हो जाएगा, c का मान 1 भी हो जाएगा। तो ऐसे में किसको कौन कहेगा, c का मान कोई 5 कहेगा कोई 1 कहेगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या है, देखिए हम लोग करते क्या है, चूंकि ये पहला समीकरण है, देखिए ये पहला समीकरण है, इसमें a b c है गुणांक, ये दूसरा समीकरण है, इसका गुणांक भी a b c है यहाँ पर। तो दोनों जगह x का गुणांक यहाँ भी a यहाँ भी a नहीं लिख सकते हैं, एक चीज़ मैच नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना पड़ेगा। एक ही नाम दो दो जगह कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को करते क्या है, हम लोग देखिए ये चूंकि पहला समीकरण है ना, तो इसमें 1 लगा देते हैं, ये a1 बन गया, ये b1 बन गया, ये c1 बन गया। मतलब जिसका नाम पहले a था अब उसका नाम a1 हो गया, जिसका नाम b था उसका नाम b1 हो गया, जिसका नाम c था उसका नाम c1 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये दूसरा समीकरण है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, a2 b2 और c2, ठीक ना। समझ गए मेरी बात को? यहाँ देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, ये अलग है यहाँ पर नाम, अब यहाँ नाम अलग हो गया। पहले समीकरण में y का गुणांक b1, दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2, दोनों अलग अलग नाम है। पहले समीकरण में अचर पद c1 और दूसरे समीकरण में अचर पद c2, यहाँ भी अलग अलग नाम हो गया। पहले कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ भी c यहाँ भी c, लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया हो गया, c1 और c2। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इस उदाहरण से अगर इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इसमें अगर आपसे पूछेंगे बताइए a1 कितना है, तो a1 किसको कहते हैं, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 है, तो यहाँ x का गुणांक कौन है, 1 है। यहाँ अगर पूछेंगे इस समीकरण में बताइए b1 कौन है, तो पहले समीकरण में y का गुणांक, तो पहले समीकरण में y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर c1 का मान पूछेंगे, इसमें c1 बताइए, तो c1 बराबर आप 5 कहिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि c2 बताइए, तो c2 का मान 1 कहिएगा, क्योंकि c2 का मतलब दूसरे समीकरण का अचर पद, तो ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, उसका अचर पद कौन है, 1 है, तो यहाँ c2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ गए? अच्छा अगर a2 पूछेगा तो दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी a2 की वैल्यू 2, अब b2 पूछेगा तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। समझ गए मेरी बात को? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक ना। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको देख के आप ये 1 1 1 को भूल जाइए, आप सीधा समझिए कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चूंकि दो ठो होता है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में 1 लगा देते हैं और दूसरे वाले में सब में 2 लगा देते हैं। आ गई बात समझ में? दो समीकरण है यहाँ पर, दो समीकरण है दो चर वाले। समझ गए? इस पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है आपको इस तीसरे चैप्टर में। ये जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसी तरह के उदाहरण का, इसी तरह के समीकरण का यहाँ पर ऑपरेशन होगा। समझ गए? पूरा पाठ पुर्जा उसका अलग अलग करके हम लोग स्टडी करेंगे, इसका हल निकालेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। समझ गए बात को? बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न होंगे जो बहुत सारा
एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होगा, भाषा वाला क्वेश्चन होगा। उस भाषा को पढ़कर इस तरह से समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण को हल करके दिखाएंगे। आ गई बात समझ में? जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको ये पूरा समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो चलिए अभी यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? जहाँ ये जो देख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। आ गई बात समझ में? R मतलब रियल नंबर, ये सब हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लिखा हुआ है, पिछले क्लास में भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे। पिछले क्लास में ऐसा होता था a² + b² बराबर नहीं 0, ठीक ना। यहाँ पर a1² + b1² बराबर नहीं 0, चूँकि a की जगह a1 है, b की जगह b1 है। फिर उसी तरह यहाँ a की जगह a2 है, b की जगह b2 है, तो a2² + b2² बराबर नहीं 0। इन दोनों चीज़ों को एक बार आप लोग समझ लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। यही नहीं समझ पाता है बहुत सारा स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होगा, ठीक ना। यानी a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि a1 0 के बराबर नहीं होगा। और अच्छा, ये जो और लिख रहे हैं ये हिंदी वाला और है, ठीक ना, अंग्रेजी वाला और नहीं। अंग्रेजी वाला और अगर यहाँ लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर और लिख देंगे तो मेरे कहने का मतलब ये और नहीं है, ये और है। इसका मतलब होता है एंड, ठीक ना, समझ गए। अगर ये और अगर आप समझने लगिएगा तो भारी गलती हो जाएगी, समझ गए। तो इसका मतलब आपको एंड समझना है, ठीक ना। ये जो और लिखा हुआ है इसका मतलब एंड, यानी a1 भी 0 के बराबर नहीं होगा एंड साथ ही साथ b1 भी 0 के बराबर नहीं होगा। और का मतलब यहाँ पर एंड, और का मतलब OR वाला और नहीं, उसका हिंदी होता है या। उस और का हिंदी क्या होता है? या। समझ गए मेरी बात को? तो a1 भी 0 नहीं होगा और b1 भी 0 नहीं होगा, एक साथ दोनों 0 नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए, जैसे उसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, इसी तरह यहाँ भी a2 और b2 एक साथ 0 नहीं होगा, तो उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से एक एग्जाम्पल लेंगे, मान के चलिए a1 और b1 दोनों को 0 कर देंगे इस तरह से, 0x + 0y + 3 बराबर 0, 7x + 9y + 5 बराबर 0। इसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a1 भी 0 है और b1 भी 0 है, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उस उदाहरण को भी हम दिखाते हैं। पहले यहाँ देखिए, अगर ये दोनों 0 हो गया तो होगा क्या? ये टर्म समाप्त हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा x समाप्त हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा y समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। ये भी टर्म समाप्त हो जाएगा, ये भी टर्म समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा? ये 3 0 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो ये तब आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। अगर मान के चलिए आप यहीं पर 7 और यहीं पर 5 कर दीजिए, ठीक ना, इस दोनों को 0 कर दीजिए, यहाँ a2 और b2 को 0 कर दीजिएगा, तो क्या अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? अभी भी नहीं है, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा, x वाला पद भी खत्म, और 0 से y गुना होगा तो ये भी पद खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5 बराबर 0। अब वैसे भी तो 5 0 के बराबर है नहीं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या अलग अलग a1 और b1, अलग अलग ये a1 और b1 अगर 0 रहे तो क्या वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा? तो निश्चित रूप से होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता। मेन बात देखिए होता क्या, कन्फ्यूजन का कारण है स्टूडेंट जो है वो सीधे एक्सरसाइज को बनाना चालू कर देते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत होती है। जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट से अगर आप पूछिएगा कि 2x + 3y + 5 बराबर 0, और यहाँ अगर ऐसा रहेगा 7x
अब +2 बराबर 0 कि बताइए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, समझ गए, और टक्कर मार दे अलग बात है, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्यों है देखिए, इसका A1 2, B1 3, C1 5, A2 7, B2 2 नहीं, B2 0। B2 किसको कहते हैं? B2 कहते हैं दूसरे समीकरण में y के गुणांक को। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें y का गुणांक है नहीं है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ +2 बराबर 0। तो हम एक काम कर देते हैं, +0y +2 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। ये जो नीचे वाला समीकरण था वो दरअसल एक चर में रैखिक समीकरण की तरह दिख रहा था ही एक चर में रैखिक समीकरण। उसको हम लोग किस में व्यक्त कर देते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कर देते हैं, नीचे वाले समीकरण को। अब आप देखिए A1 B1 C1, A2 7, B2 0 और C2 2, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें कोई समीकरण युग्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? एक साथ दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर A2 और B2 या फिर A1 B1, A1 और B1 एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, अलग अलग जीरो हो सकता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 है, समझ गया, अभी तो ये पक्का पक्की है, अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों देखिए, ये दोनों अगर जीरो कर देंगे तब तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए हम इसको जीरो कर दें, ठीक ना, इसको जीरो कर दें तो ये इसके साथ समाप्त हो जाएगा, जीरो होकर खत्म हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल है, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है, समझ गए। इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, अलग अलग जीरो हो सकता है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब मैथमेटिकली अगर समझना है तो देखिए, मैथमेटिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना, मतलब यहाँ का कंडीशन क्या है? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। बताइए तो A1 की वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ पर 0x है। अब B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू 3 है। अब हम लोग A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर निकाल कर ही देख लेते हैं कि वो 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। कंडीशन कह रहा है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस B1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 जोड़ 9 बराबर कितना? 9। अब आप देख सकते हैं ये कितना आ गया? 9, और 9 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को यहाँ पर ये क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक। देखिए NCERT में तो इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में कैसा लिखा रहता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप की बात होगी तो NCERT में ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, ये। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है। इस दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इस दोनों में अंतर है कि इसमें C1 जो है बराबर के बाईं ओर है, LHS में है, और इसमें C1 कहाँ है? RHS में है। नहीं आई मेरी बात समझ में? बहुत सारे किताब जो है वो इस तरह से भी लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, 7x माइनस 9y बराबर 2। उनके लिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक ना। इस तरह से वो उसका व्यापक रूप लिखते हैं। और NCERT में इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह से लिखा जाएगा 2x प्लस 3y, इस 5 को इस पार लाके -5 बराबर 0 किया गया है। यहाँ पर भी 7x माइनस 9y, इस +2 को इस पार लाके -2 बराबर 0 इस तरह से लिखा गया है। देखिए, ये दोनों एक ही समीकरण है, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये है वही ये है। अंतर क्या है? ये -5 उस पार जाएगा तो बराबर के उस पार +5 हो जाएगा, ये -2 उस पार जाएगा तो +2 हो जाएगा। सिर्फ बात ये है कि कुछ बुक्स जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, समझ गए। उनके लिए C1 की वैल्यू 5 होगी, जो
अदर राइटर्स हैं, ठीक ना, सबके बारे में पता नहीं है हमको, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा होता है। यहाँ पर अगर C1 आपसे पूछा जाएगा, देखिए A1 B1 A2 B2 सेम है, देखिए A1 2 B1 3, यहाँ भी A1 2 B1 3, A2 7 B2 -9, यहाँ भी A2 7 B2 -9। लेकिन जब C की बात होगी तो हम लोग चूँकि NCERT को फॉलो करते हैं तो हम लोग यहाँ पर C1 बराबर लिखेंगे -5, यहाँ पर C1 बराबर +5 लिखा जाएगा। उसी तरह यहाँ C2 बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, C2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, -2 लिखेंगे, यहाँ पर C2 की वैल्यू +2 हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो बस इतना ही अंतर है। तो ये बात हम आपको पहले ही बता दिए। तो आप लोगों को ध्यान में रखना क्या है कि हम लोगों को हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना। हम लोग जब भी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसी पैटर्न को सॉल्व करके काम करेंगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? इससे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी को। चलिए, समझ गए? ये इसलिए बता दिए कि हो सकता है हम आपको कहेंगे कि यहाँ C1 की वैल्यू -5 है और किसी बुक में यहाँ पर C1 की वैल्यू +5 लिखा हुआ रहेगा, तो फिर आपके मन में ऐसा दुविधा हो जाएगा ना कि +5 ले कि -5 ले। तो हम पहले ही क्लियर कर दिए कि अगर +5 भी लिखा हुआ है तो भी सही है, -5 भी लिखा हुआ है तो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो इसी को फॉलो कीजिए, इसको फॉलो करते हैं तो इसी को फॉलो कीजिए। समझ गए बात को? कभी इसको कभी उसको नहीं फॉलो करना है, यही मेरे कहने का मतलब है। आ गई बात समझ में? तो यही था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब बताइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ गए? यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण ही रहेगा, लेकिन दो समीकरण एक साथ रहेगा। आप तीसरा चैप्टर निकाल कर देखिए किसी भी पेज पर, जो 10th क्लास की बुक है उसका 3rd चैप्टर निकालिए, किसी भी पेज पर देखिए, आप देखिएगा कि हमेशा इस तरह से दो समीकरण रहेगा एक साथ। इसी तरह से दो समीकरण हमेशा एक साथ लिखा हुआ रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक ना? अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या पढ़ना है, ठीक ना? तो अब सबसे पहले हम लोग समीकरण के हल को समझेंगे, फिर समीकरण के ग्राफ को भी समझेंगे। समझ गए? ग्राफीय विधि से हल किया जाता है समीकरणों को, तो ग्राफ को समझते हुए फिर ग्राफीय विधि से हल भी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोगों को समीकरण का हल समझना जरूरी है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग समीकरण के हल के ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सीखेंगे समीकरण का हल किसे कहते हैं। समझ गए? अब याद कीजिए, पिछला जो चैप्टर था बहुपद, उसमें हम लोग बहुपद के शून्यक को पढ़े थे। बहुपद का शून्यक क्या कहलाता था? चर का वह मान जिस पर कोई बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यानी कि अगर x की वैल्यू हम उस बहुपद में रखते थे, y z की वैल्यू उस बहुपद में रखते थे, तो वो बहुपद किसके बराबर हो जाता था? शून्य के बराबर हो जाता था। तो x का जो वह मान होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? बहुपद का शून्यक कहते थे। वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है, ठीक ना? तो फिर क्या समीकरण का हल भी वही कहलाएगा, चर का वह मान जिससे कोई समीकरण शून्य के बराबर हो जाए। देखिए, समीकरण शून्य के बराबर नहीं होता, समीकरण तो पूरा समीकरण है, ठीक ना? समीकरण संतुलित हो जाता है, समीकरण सेटिस्फाइड हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? जैसे देखिए, एक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है 2x - 6 = 0। इस समीकरण को देखिए, ये एक समीकरण है। इस समीकरण का हल का मतलब क्या होगा? चर का वह मान, चर मतलब कौन? x। इस x का वह मान जिस पर कोई समीकरण संतुलित हो जाए। संतुलित मतलब बैलेंस हो जाए, ठीक ना? जैसे देखिए, यहाँ x की जगह पर आप 3 रख दीजिए, तो 3 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 3 दूनी 6 -6 = 0। 6 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। इधर भी 0 इधर भी 0, इसी को कहते हैं बैलेंस हो जाना, संतुलित हो जाना। अब कुछ लोग कहेंगे यही तो हुआ 0 के बराबर हो जाना। नहीं, 0 के बराबर होना अलग चीज़ है, समझ गए? ये कोई 0 के बराबर नहीं हुआ, ये पूरा ना समीकरण कहलाता है। ऐसा थोड़ी कि यही तो समीकरण है, ये पूरा समीकरण है। ये तो बहुपद है, 2x - 6 एक बहुपद है। अगर इस पूरे को बोलेंगे 2x - 6 = 0, तब ये समीकरण होगा। तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, LHS और RHS बराबर हो जाता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इस पार वाले को LHS बोलते हैं, इस पार वाले को क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस पार वाले को RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। यानी x का वैल्यू रखने पर ये LHS और RHS एक दूसरे के क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2x + 6 = 14, अगर मान के चलिए यहाँ पर 0 की जगह 14 लिखा हुआ रहेगा, तब आप कौन 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक ना? अब यहाँ आपको करना क्या है? यहाँ x की जगह पर 5 रखना है, ठीक ना? यहाँ x की जगह पर क्या रखना है? 5 रखना है। अब देखिए क्या होगा, ये
अब आप देखिए 5 दूनी 10, 10 6 16, इस पार कौन है 14, क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ, यहाँ संतुलन नहीं हुआ। जब संतुलन नहीं हुआ यानी LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि x की जो ये वैल्यू हम लोग 5 रखे हैं ये इस समीकरण का हल नहीं है। हल का मतलब वो समीकरण संतुलित हो जाना चाहिए, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाना चाहिए, समझ गए। तो अब कैसे इसका हल निकालेंगे या फिर इसका हल क्या होगा वो पहले देखते हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 4 रख कर देखिए। तो जब 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 6 14, इस पार भी 14 उस पार भी 14। इसका मतलब ये जो 4 है x की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 4 इस समीकरण का क्या है? एक हल है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हल का मतलब पहले समझ गए। हल का मतलब समीकरण को संतुलित कर देने वाला वैल्यू x और y z जो भी चर हो, वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स का वैसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को बैलेंस कर दे, संतुलित कर दे, LHS और RHS को बराबर कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहते हैं। हल को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत ही फेमस शब्द है ये, बहुत ही फेमस वर्ड है। जो भी मतलब गाँव के स्टूडेंट भी जो है ना वो इक्वेशन तो सब जानते हैं और सॉल्यूशन सब जानते हैं, समझ गए बात को। और किसी चीज़ की अंग्रेजी आवे ना आवे, जैसे बहुत सारे गांव के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको बहुपद की अंग्रेजी नहीं आती है, समझ गए। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये सबको नहीं पता होता है। लेकिन समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं और उसके हल को सॉल्यूशन बोलते हैं, ये तो सबको पता होता है। आ गई बात समझ में? तो अब उसका मतलब भी समझिए। हल का मतलब जो दोनों पक्षों को बराबर कर दे, समझ गए। चलिए, तो ये तो समीकरण संतुलित हो गया, हल का मतलब भी समझ गए। अब हम लोग हल को निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसे बेसिक समीकरण हम लोग सीखे थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। अब एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका हल कैसे निकालते हैं, समझ गए, और उसको कितने हल होते हैं इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी एक चर वाला रैखिक समीकरण लीजिए, 2x + 3 = 5। ये एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसका हल कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है आपको, इस +3 को उस पार ले जाइए, क्या होगा? -3। तो 5 - 3। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद x के साथ जो ये 2 गुना में है इसको उस पार ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 और ये भागा 2, ठीक ना। ये 2 और 2 कट के कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी x की जो वैल्यू ये 1 है वो इस समीकरण का क्या है? एक हल है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, x का जो ये मान 1 है इसमें रखना है, ठीक ना। यहाँ पर रखिए, x के जगह पर एक चेक करके देखिए कि हल है इसका कि नहीं है। तो ये हो गया आपको 2x + 3 = 5। अब यहाँ पर 2 है, x के जगह पर 1 रखना है। देखिए ना, 2 2, x के जगह पर 1 प्लस 3 3, क्या दिक्कत है बताइए? 2 1 से गुना होगा तो 2, यहाँ गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है? गुना। 2 इस x के साथ यहाँ पर किस रिलेशन में बंधा हुआ है? गुना के रिलेशन में है, समझ गए। तो 2 1 से गुना होगा तो 2 होगा, उसमें इस 3 को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। देखेंगे इस बार तो 5 है तो 5 उतारते जा रहे हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 5। इधर भी 5 इधर भी 5। अब आप देख सकते हैं कि ये LHS और RHS बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे ही ये बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब x की जो वैल्यू ये 1 लिखे थे हम लोग, ये बिल्कुल ही इस समीकरण का क्या है? हल है। कैसे निकालते हैं? तो समझ गए कैसे निकालते हैं। अब सवाल उठता है, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या इसको सिर्फ एक ही हल ये एक होगा कि और कुछ भी इसका हल हो सकता है? x के जगह पर और कुछ रखने पर भी वापस से ये 5 के बराबर हो जाएगा क्या? ये पक्ष LHS जो है ये 5 के बराबर होगा? ये अब सोचने वाली बात है। तो अब आप खुद सोचिए। जैसे देखिए, यहाँ पर x के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 गुना 2 2, 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 5, इसके बराबर हो गया। अब हम लोग 2 3 4 5 रख कर देखते हैं। 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 3 7, हुआ 5 के बराबर? नहीं हुआ। 3 रखिए, 3 दूनी 6, 6 3 9, हुआ 5 के बराबर? नहीं हुआ। यहाँ 4 रखिए, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़िए, हुआ 5 के बराबर? नहीं हुआ। अब ये कभी भी 5 के बराबर दोबारा नहीं होगा। आई बात समझ में। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, देखिए उससे और आसान उदाहरण लेते हैं। देखिए x - 2 = 0, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको भी समझिए, ठीक ना। दोनों जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए यहाँ पर भी x - 2 = 0 है। तो एक बात बताइए, यहाँ x की जगह क्या रखिएगा कि ये पक्ष भी 0 हो जाएगा? बताइए,
क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 माइनस 2। अगर हम यहाँ x की जगह 2 रख देंगे तो 2 में से 2 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। इधर भी 0 है, इधर भी 0 हो गया। ये 0 तो वही हम उतारते जा रहे हैं। यहाँ x की जगह 2 रखे हैं, 2 में से 2 घटा के कितना बचाए हैं, 0 बचाए हैं। तो देखिए LHS और RHS बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप हमको ये बताइए, यहाँ x की जगह पर 2 को छोड़कर क्या रखेंगे और उसमें से 2 घटाने पर 0 हो जाए, बोलिए बताइए। है ऐसा संभव? ऐसा कभी भी संभव नहीं है, कदापि संभव ये नहीं है, समझ गए। 3 रखिएगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 बच जाएगा। 4 रखिएगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा। 0 के बराबर होगा ही नहीं कभी वो। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो बायां पक्ष दायां पक्ष अब कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसको एक और केवल एक हल होता है। इससे ठीक पिछला जो वीडियो हम लोग बनाए थे, उस वीडियो में आप देखिएगा, जहां पर एक चर वाला रैखिक समीकरण लिखा हुआ, उसके नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक और केवल एक हल होता है, जो भी हो। समझ गए बात को? जैसे रैखिक बहुपद को केवल एक और एक शून्यक ही होता है, एक और केवल एक शून्यक होता है, उसी तरह एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक और केवल एक हल होता है। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हुआ एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल। कैसे निकालते हैं तो आप इसी तरह उसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। अब तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक ना। अब कोई खास मुश्किल नहीं लगता होगा, पहले से भी तो इतना सॉल्यूशन करने के लिए जानते ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अब हम लोग चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं, उसका हल कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। समझ गए? चलिए, अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, और उसके हल का मतलब को पहले समझेंगे और फिर समझेंगे कि उसका हल निकालते कैसे हैं। समझ गए? तो चलिए, एक आसान सा उदाहरण लीजिए। 2x + 3y = 5। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक। इसके हल का क्या मतलब हुआ? इसके हल का मतलब भी वही होगा जो एक चर वाला रैखिक समीकरण का था। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। किसके वैल्यू से? चर के वैल्यू से। समझ गए? x और y के वैल्यू से। अब देखिए, इससे पहले जो उदाहरण लिए थे वो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण था, उसमें तो सिर्फ एक ही चर था x। यहाँ दो दो चर है, तो दोनों चर का ना वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, x और y दोनों का ना मान रखिएगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए, अगर आपके यहाँ एक गेस्ट आएगा तो आप उसको खाना खिलाइएगा। अगर दो गेस्ट आएगा तो एक को खिला दीजिएगा, दूसरे को छोड़ दीजिएगा? नहीं, दोनों को खिलाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ दो दो चर है, x भी है और y भी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ x और y दोनों की जो वैल्यू होगी वो समीकरण का हल होगा। यानी इस समीकरण का हल कौन होगा? तो देखिए, यहाँ हम लोगों को करना क्या है, x के जगह पर रख देंगे 1, अब y के जगह पर भी रख देंगे 1। तो देखिए, जब आप x के जगह पर यहाँ 1 रखिएगा +3, y के जगह पर भी 1 रखिएगा, देखिए तो दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। 2 × 1 2 जोड़ 3 × 1 3, 3 जोड़ 2 5, इधर भी बराबर के इस पार भी 5 है कि नहीं। देखिए, दोनों बराबर हो गया, LHS और RHS बराबर हुआ। इसका मतलब x = 1 और y = 1 इस समीकरण का हल है। देखिए, x = 1 y = 1 ऐसे करके बोलना पड़ेगा आपको, इस समीकरण का हल है। आई बात समझ में? इससे पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण था, वहाँ बात अलग थी, वहाँ सिर्फ x की वैल्यू बताना था, लेकिन यहाँ x और y दोनों की वैल्यू आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात देखिए, x = 1 y = 1 इस समीकरण का हल हो गया, तो x = 1 y = 2 इस समीकरण का हल होगा, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अगर यहाँ y की जगह 2 रख देंगे तो इस समीकरण का हल नहीं होगा वो। x = 1 और y = 2। समझ गए? आप रख कर भी देख सकते हैं, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 × 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 2 8, इधर 5 है, इधर 8 हो जाता, तो LHS RHS तो बराबर हुआ नहीं। आ गई बात समझ में? तो देखिए, तो इस समीकरण का एक हल कौन होगा? x = 1 और y = 1। समझ गए? ऐसा करने से ये समीकरण संतुलित हो जाता है, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है। कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल उठता है कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कितने हल होते हैं? जैसे एक हल हुआ ना इसका, x = 1 और y = 1, क्या यही एक हल है कि और कोई हल हो सकता है?
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 को छोड़कर और कुछ रखने पर ये LHS और RHS संतुलित हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो अब जरा सा सोचिए, ठीक ना, और सोचिए और यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना। एक काम करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2x + 3y = 5 है ना। एक काम कीजिए, x की जगह पर रख दीजिए 0, ठीक ना। x की जगह पर क्या रख दीजिए? 0। समझ रहे मेरी बात को? अब y के जगह पर रख दीजिए 5/3। y के जगह पर क्या रखना है? 5/3। देखते हैं क्या होता है। 5/3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5/3 क्यों रख रहे हैं? अरे क्यों नहीं रख सकते हैं? 5/3 वास्तविक संख्या नहीं है? हम लोग जो पढ़े थे a1 b1 c1 सॉरी a b c, ये a x का गुणांक, b y का गुणांक और c जो अचर पद है, तो a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या क्या 2 4 5 ही सिर्फ होता है? 1 0 होता है, -1 होता है। 5/3 नहीं है वास्तविक संख्या। कुछ भी रख सकते हैं, 5/3 रख सकते हैं, दशमलव में रख सकते हैं, बटे में रख सकते हैं, रूट में रख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? रूट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी रख सकते हैं, वो भी वास्तविक संख्या है। अब हमको देखना है कि बराबर के इस पार यहाँ जो 5 है, ये हल करके 5 के बराबर होता है कि नहीं होता है। 2 इस 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बच गया? 5। इधर क्या है? 5। अब आप देखिए 5 इस 0 से जुटेगा तो कितना बचेगा? बनेगा 5। इधर भी क्या है? 5। दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो अब आप हमको बताइए कि x का मान 1, y का मान 1 इस समीकरण का हल है, या फिर x का मान 0 और y का मान 5/3 इस समीकरण का हल है। ये हल है या ये हल है? अब आपको बताना है कि कौन सा हल होगा, बताइए। हल की परिभाषा यही है कि x और y का वह मान या चर का वह मान जिससे कोई समीकरण संतुलित हो जाता है, उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो x = 1 और y = 1 इस समीकरण में रखने पर भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो गया। उसी समीकरण में x = 0 और y = 5/3 रखने पर भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया। अब आप बताइए ये हल सही है या फिर ये हल सही है, या फिर दोनों सही है? दोनों हल है। निश्चित रूप से आप लोग जो सोच रहे हैं वही चीज़ सही है। ये भी हल है इस समीकरण का, ये भी हल है इस समीकरण का। इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। समझ गए? ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी कि अनेक हल कैसे हो सकते हैं, ठीक ना। देखिए इस उदाहरण में तो हम 2 हल आपको दिखा चुके हैं, तीसरा चौथा भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक आसान सा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक बिल्कुल ही आसान उदाहरण लीजिए, x - y = 1। इस एग्जाम्पल को समझ जाइएगा, आप सबको समझ जाइएगा, ठीक है। इस उदाहरण को लीजिए। क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है, इसमें क्या समस्या? देखिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आसान उदाहरण है, यही बस इतना ही है। इससे थोड़ा सा ये आसान, देखिए ना, ये थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का लग रहा है। तो हल्का फुल्का को समझिए, भारी भरकम भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए इस समीकरण के हल की बात करते हैं हम लोग। आप एक काम कीजिए, x के जगह पर 2 रखिए, y के जगह पर 1 रखिए। यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर के इस पार 1 है तो 1 लिख दीजिए। बताइए 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। इधर भी और उस पार भी क्या है? 1। दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस समीकरण का एक हल है। x = 2 और y = 1 इस समीकरण का क्या है? एक हल है। समझ गए? आगे बात समझ में? अब आप एक काम कीजिए, x के जगह पर 3 रखिए, y के जगह पर 2 रखिए। अब बताइए तो क्या बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा? बिल्कुल होगा। 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। उधर भी कितना है? 1 है। इस पार भी 1, उस पार भी 1, हो गया ना, दोनों बराबर। समझ रहे बात को? अब आप एक काम कीजिए, यहाँ 4 रखिए, यहाँ 3 रखिए। 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1। उस पार भी कितना है? 1। तो देखिए तो दोनों पक्ष बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए x का मान 4 और y का मान 3 इस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। x का मान 5, y का मान 4 भी इस समीकरण का हल होगा। x का मान 7, y का मान 6 भी इस समीकरण का हल होगा। x का मान 12, y का मान 11 भी इस समीकरण का हल होगा। x का मान 20 और y का मान 19 भी इस समीकरण का हल होगा। अब बताइए इस समीकरण को कितने हल होंगे? बोलिए। ये देखिए x का मान 100 और y का मान 99 भी इस समीकरण का एक हल होगा। 100 में से 99 घटेगा तो 1 बचेगा, इधर 1 है। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 99 इस समीकरण का एक हल है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? इसी तरह यहाँ 1000 लिखिए, यहाँ 999 लिखिए, वो भी उसका एक हल होगा।
समझ गए। तो परीक्षा में जो आपसे पूछेगा ये प्रश्न, अक्सर वैसे भी आप लोग 9th क्लास तो पढ़े ही होंगे, 9th क्लास की परीक्षा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं। क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो फिक्स है, एक और केवल एक हल होता है, समझ गए। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे अनेक हल है, तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ गए, आ गई बात समझ में। अब हम लोग जब इसका हल निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, जैसे देखिए यहाँ तो हम अपने मन से मान रख रख कर दिखा रहे हैं ना आपको, निकालने के लिए तो नहीं सिखाए हैं कि निकालेंगे कैसे। अगर हल निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। आज यहाँ तक सीखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं, तो एक और केवल एक हल होते हैं। आ गई बात समझ में। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए। अब अगले क्लास में इसके हल को निकालने का तरीका जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर, ठीक ना। देखिए फाइनली हम लोगों को जाना इसी के ऊपर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। 8th क्लास में ये था पढ़ने के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, वो 8th क्लास में था पढ़ने के लिए, समझ गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण है पढ़ने के लिए 9th क्लास में। तो पहले 8th के बारे में चर्चा किए, फिर 9th के बारे में चर्चा किए, अब 10th क्लास में जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो सीढ़ी लगा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं आगे, समझ गए। मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है कि वैसे स्टूडेंट जो मैथ पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, आ गई बात समझ में। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल पढ़ते नहीं, छठा सतवां आठवां पढ़ते ही नहीं, सीधे 9th में चले आते हैं, 8वां 9वां पढ़ते नहीं है, सीधे 10th में चले आते हैं। तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि सब चीज़ बच्चा समझ जाए। अगर पिछला क्लास ठीक ढंग से नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप समझ जाइएगा, आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, फिर आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल।